ओके, सो लास्ट क्लास में अपन ने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था. वी सॉ व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किन से बना है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. ठीक है, फिर हमने देखा था कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं. बाइनरी सॉल्यूशन एक है, एक्वस एंड नॉन एक्वस. फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि सॉल्वेंट कैसा रहेगा, सॉल्यूट कैसा रहेगा. बेस्ड ऑन दैट 9 टाइप्स के सॉल्यूशंस हमने देखे थे. ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी कंसंट्रेशन की, कि कैसे हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगे. तो हमने देखा था मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज. उसके बेसिस में हमने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिए थे. ठीक है, तो आई होप कि ये 5 क्वेश्चन बन गए हैं, इनमें कोई डाउट नहीं है. अगर कोई डाउट होगा तो मैं इसको समझाता हूं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ेंगे आज के टॉपिक के साथ. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी. ठीक है, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत 9th में हमने पढ़ा है सॉल्युबिलिटी क्या होता है ना. तो सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है कि कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. कोई भी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट ले लीजिए और एक सॉल्यूट ले लीजिए, आप उस 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर पा रहे हो, यही उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी होती है उस सॉल्वेंट में. और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी सेम होगी. जैसे फॉर एग्जांपल NaCl पानी में डिसॉल्व हो रहा है, हो सकता है पानी में ज्यादा डिसॉल्व हो रहा होगा, किसी और सॉल्वेंट में कम डिसॉल्व हो रहा होगा. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक टाइप का सॉल्यूट हर सॉल्वेंट में बराबर क्वांटिटी में डिसॉल्व होगा. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि सॉल्यूट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, उस पे आपकी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है. ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा हमारा, solubility of a substance is its maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent. ये specified amount को मैंने 100 ग्राम बोला अभी, कि आप 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लीजिए और आप सॉल्यूट धीरे धीरे उसमें डालते जाइए, देखिए कब तक वो डिसॉल्व कर पा रहा है. जहां डिसॉल्व होना बंद हो गया मतलब वो उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई. हाँ, अगर आपने सॉल्वेंट को और बढ़ा दिया तो आप और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी. ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर. आपका जो सॉल्युबिलिटी का वैल्यू है, कितना ग्राम सॉल्यूट आप एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हो, वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है. एक तो कि आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, सॉल्यूट किस टाइप का है, सॉल्वेंट किस टाइप का है. सेकेंडली टेम्परेचर एंड थर्ड प्रेशर. ये तीनों फैक्टर पे आपका सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है. ठीक है, जब मैं बात करूंगा नेचर की, ठीक है, नेचर का मतलब क्या होता है कि आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसा है नेचर में. क्या आपका सॉल्यूट पोलार है, नॉन पोलार है, सॉल्वेंट कैसा है, पोलार है, नॉन पोलार है. तो बेसिकली एक फंडा होता है जब भी हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, तो एक फंडा होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक का. लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब होता है एक पोलार सॉल्यूट पोलार सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा और एक नॉन पोलार सॉल्यूट को नॉन पोलार सॉल्वेंट चाहिए डिसॉल्व होने के लिए. इसका मतलब होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक. ठीक है, तो पोलार सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलार सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलार सॉल्यूट्स इन नॉन पोलार सॉल्वेंट्स. यही इस लाइन का मतलब ही ये है ऊपर जो हमने लिखा हुआ है. ठीक है, इन जनरल अ सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट if the intermolecular interactions are similar in the two. अगर दोनों में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन सेम होगा तभी वो सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं अपन. हमको पता है कि पानी में जो है आपका जो NaCl है, टेबल सॉल्ट, वो आराम से डिसॉल्व हो जाता है. उसका कारण क्या है कि वाटर जो है H2O, ये अपने आप में एक पोलार सॉल्वेंट है. This is a polar solvent, though it is a covalent compound. H2O covalent compound है, तब भी इसका पार्शियल आयनिक कैरेक्टर रहता है. कैसे रहता है, आप H2O को कुछ ऐसा लिखते हैं, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनी है H और O के बीच में. O is more electronegative than H
इसलिए H को मिलता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड O को मिलता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसलिए यहां पे भले पोलैरिटी कंप्लीट पोलैरिटी नहीं है, बट देयर इज पार्शियल पोलैरिटी इन द वाटर मॉलिक्यूल, तभी हम इसको पोलार सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो पोलार सॉल्वेंट, और हम बात कर रहे थे NaCl की। NaCl तो आपका एक आयनिक कंपाउंड है, मतलब इसमें प्रॉपर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होगा, तो ये एक पोलार सॉल्यूट हो गया, ये एक पोलार सॉल्वेंट है। दैट इज द रीजन व्हाई कि NaCl पानी में आराम से डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि दोनों का इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन सेम है। ठीक है, दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो सेम है। यहां क्या होगा, जैसे ही आप पानी में NaCl को डालेंगे, जितना भी O नेगेटिव वाला पार्ट है आपका, वो पूरा का पूरा Na पॉजिटिव को घेर लेगा। इस तरीके से देखिए, ये आपका Na पॉजिटिव है, O ने इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है लाइक दिस, बिकॉज O आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है और Na आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो वो आपके Na को कुछ इस तरीके से ट्रैप कर लेगा। एंड सेम हैपेंस विथ क्लोराइड ऑल्सो, क्लोराइड के साथ भी यही चीज होगी। क्लोराइड को कौन घेरेगा, H पॉजिटिव। तो इस तरीके से NaCl जो है आपके पानी में डिसॉल्व हो जाता है। समझ में आ रहा है यहां तक? ओके, तो ये पैराग्राफ का मतलब क्लियर हो गया है कि सोलार आपका पोलार वाला जो सॉल्यूट है वो पोलार सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा, और नॉन पोलार सॉल्यूट आपका नॉन पोलार सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होगा। ठीक है, when a solid solute is added to the solvent, some solute dissolves and its concentration increases in solution. This process is known as dissolution. जब भी आप एक सॉलिड को डिसॉल्व करेंगे लिक्विड में, तो उसका कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा सॉल्यूशन में। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को हम डिसोल्यूशन कहते हैं। जो सॉल्युबिलिटी है वो तो आपका एक टर्म है, बट जो प्रोसेस हो रहा है ना वो डिसोल्यूशन का होता है। आपका एक सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, डिसोल्यूशन। ठीक है, some solute particles in solution collide with the solid solute particles and get separated out of the solution. This process is known as crystallization. मतलब ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते रहते हैं। आपके कुछ सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व भी हो रहे हैं, मतलब डिसोल्यूशन तो हो रहा है, साथ में कुछ सॉलिड सॉल्यूट जो है वो आपके आपस में कोलाइड करेंगे। ठीक है, कोलाइड करने के बाद जो है वो सॉलिड फॉर्म में वापस से बाहर आ जाएंगे। इसका मतलब इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन। जो सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया था वो क्रिस्टलाइज हो गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस का नाम हो गया क्रिस्टलाइजेशन। तो बेसिकली ये दोनों प्रोसेस ना एक साथ चलते हैं, और एक ऐसा स्टेज आएगा जब दोनों का रेट बराबर हो जाएगा, और उस स्टेट को हम कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम, पूरा एक चैप्टर हमने 11th में पढ़ा इक्विलिब्रियम का, याद आ रहा है? वही यहां पे लिखा हुआ है, अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन द टू प्रोसेसेस, कौन से टू प्रोसेसेस, एक डिसोल्यूशन और एक आपका क्रिस्टलाइजेशन, दे बोथ अकर एट द सेम रेट। पहले शुरुआत में डिसोल्यूशन फास्टर होगा, बाद में धीरे धीरे आपका डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का रेट बराबर हो जाएगा, और उसी स्टेज को हम स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, under such conditions number of solute particles going into the solution यानी कि dissolution will be equal to the solute particle separating out यानी कि crystallization, and a state of dynamic equilibrium is reached। डायनामिक इक्विलिब्रियम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमेशा इक्विलिब्रियम प्रोसेस आपका डायनामिक नेचर का ही होता है, मतलब प्रोसेस अभी भी चल रहा है, प्रोसेस रुका नहीं है, इसी का मतलब होता है कि डायनामिक नेचर। स्टैटिक मतलब कि प्रोसेस रुक गया है, बट हमको पता है कि जब भी इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है तो प्रोसेस कभी रुकता नहीं है, वो अपने इक्विलिब्रियम में पहुंचता है, मतलब वो अभी भी प्रोसेस चल रहा है। बस अंतर ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, स्पीड है, वो सेम हो जाता है। तो हमको ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट बन नहीं रहे हैं तो रिएक्शन स्टॉप हो गया है, पर ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट बन भी रहे हैं बट उतने ही देर में वापस से प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट बना रहे हैं, तो ओवरऑल कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, कुछ इस तरीके का इक्विलिब्रियम रिएक्शन हम लिख सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट
गिव्स सॉल्यूशन। तो डबल साइडेड एरो लगा है, मतलब ये एक तरह का रिवर्सिबल प्रोसेस है। डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है, दैट टू एट द सेम रेट। बेसिकली हम अभी ना सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं। जब हम सॉलिबिलिटी की बात करते हैं तो हम यहां पे दो चीजें देखेंगे आज। सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होगा तो क्या होगा, और गैस जब लिक्विड में डिसॉल्व होगी तो क्या होगा। अभी फिलहाल हम देख रहे हैं सॉलिड इन लिक्विड। इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को बता दिया, एक NaCl इन वाटर, शुगर इन वाटर, ये सब आपके सॉलिड इन लिक्विड के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ओके, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अब और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, मतलब इट हैज रीच्ड इट्स लिमिट, उसका सैचुरेशन पहुंच चुका है, तो उस टाइप के सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। देखो एक्चुअली में होता क्या है कि कोई सॉल्वेंट आपके सॉल्यूट को क्यों डिसॉल्व कर पा रहा है, उसका कारण क्या है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में एम्प्टी स्पेसेस हैं और उन एम्प्टी स्पेसेस को आपका सॉल्यूट जाके फिल कर रहा है, ठीक है। जहां ये एम्प्टी स्पेसेस खत्म हो गई ना, तब आपकी जो डिसॉल्व हो रहा वाला है सॉल्यूट, वो डिसॉल्व नहीं होगा। देखिए सारी की सारी एम्प्टी स्पेसेस फिल हो चुकी है, ठीक है। वहां पे आपका अब सॉलिडिटी खत्म हो जाएगा उस सॉल्यूट का, ठीक है। तो उस समय को हम कहेंगे कि द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा कि अभी और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। An unsaturated solution is one in which more solute can be dissolved at the same temperature, ठीक है। तो ये आपका सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का डेफिनेशन हो गया। क्लियर है ये डेफिनेशन दोनों, वंशिका? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम टेम्परेचर और प्रेशर की। हमने अभी तक बात की है नेचर की, कि आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर कैसा होगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टेम्परेचर एंड प्रेशर फैक्टर। तो पहले टेम्परेचर देखते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, क्या असर होगा टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे? टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, ठीक है। So the solubility of a solid in a liquid is significantly affected by temperature changes. Dynamic equilibrium must follow Lee Chatelier's principle. ये प्रिंसिपल हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, चैप्टर इक्विलिब्रियम में ही। ली चैटलियर प्रिंसिपल का मतलब क्या था कि कोई भी फैक्टर के कारण अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, इक्विलिब्रियम का स्टेट अगर डिस्टर्ब होता है, तो उसको वापस से रिकवर करने के लिए, इक्विलिब्रियम को फिर से रीस्टैब्लिश करने के लिए आपका रिएक्शन उस डायरेक्शन पे प्रोसीड करेगा जहां पे वो इफेक्ट का अनडू इफेक्ट होगा। याद आ रहा है ली चैटलियर प्रिंसिपल? है ना, हमने देखा था कि कैसे आप कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है। फिर कंसंट्रेशन जैसा टाइप का चेंज हुआ है, आपने कंसंट्रेशन कम किया है या बढ़ाया है, उसके अकॉर्डिंग उसका अनडू इफेक्ट होता है, ऑपोजिट इफेक्ट होगा, जिससे आपका इक्विलिब्रियम फिर से स्टैब्लिश होगा। हम देखेंगे वापस यहाँ पे एक बार वापस से, ठीक है। तो टेम्परेचर के लिए क्या चेंजेस होगा देखते हैं। इन जनरल इफ इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नियरली सैचुरेटेड मतलब अब और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, द सॉल्यूशन हैज रीच्ड इट्स लिमिट, द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। मान लेते हैं अगर प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है, देखिए सॉलिड को जब आप लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो प्रोसेस कैन बी एंडोथर्मिक, इट कैन बी एक्सोथर्मिक ऑल्सो, मतलब हीट कैन बी एब्सॉर्ब्ड ऑल्सो एंड हीट कैन बी लिबरेटेड ऑल्सो, रिलीज्ड ऑल्सो। तो अगर वो प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि आपका जो चेंज इन एंथैल्पी होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, del H should be greater than 0. For an endothermic process, change in enthalpy should be greater than 0, पॉजिटिव होना चाहिए। ये आपके एंडोथर्मिक का कंडीशन होता है। तो उस केस में द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। कैसे देखते हैं, चलिए। तो ली चैटलियर फिर से एक बार समझ लेंगे हम। यहां पे देखो, मान लेते हैं कोई सॉलिड को आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो, लिक्विड सॉल्वेंट है आपका, है ना। सॉल्वेंट किस टाइप का है? लिक्विड सॉल्वेंट है। आप डिसॉल्व कर रहे हो लेट से, और वो आपका सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। अब अगर हमने इस प्रोसेस का टेम्परेचर बढ़ाया,
और ये भी मान लेते हैं कि ये जो प्रोसेस हो रहा है ये एक तरह का एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि पहला हमने यही कंसिडर किया है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा। तो अगर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस है जहां पे आपके डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि आप यहां पे हीट दे रहे हो, हीट रिलीज नहीं हो रही है, हीट रिलीज होती तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन में हीट कम हो रही है और बैकवर्ड रिएक्शन में हीट बढ़ेगी। अगर ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है तो आप हीट एब्सॉर्ब कर रहे हो तो वो हीट कम होगी, टेम्परेचर कम होगा। और अगर आप बैकवर्ड जा रहे हो तो बैकवर्ड में तो हीट बन रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर मेरा रिएक्शन में अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो इक्विलिब्रियम पहले तो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, पहले मान लेते हैं इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड है, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया फॉर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, इक्विलिब्रियम क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, इक्विलिब्रियम विल गेट डिस्टर्ब्ड। नाउ टू अचीव द इक्विलिब्रियम बैक, टू रीस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम, आपका जो प्रोसेस है वो उस डायरेक्शन में जाना चाहिए जहां टेम्परेचर कम हो। इसी को हम अनडू इफेक्ट बोल रहे हैं। और टेम्परेचर कम कहां हो रहा है, जब हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रहा है, यानी कि और सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर बढ़ाए तो सॉल्युबिलिटी बढ़ी। समझ में आ रहा है? फिर से एक बार देखते हैं। इन एंडोथर्मिक प्रोसेस फॉरवर्ड रिएक्शन में हीट या टेम्परेचर कम होता है, बैकवर्ड रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ता है। अब अगर मैंने इस एंडोथर्मिक रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पे करवाया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा एंड टू रीस्टैब्लिश उसका अनडू इफेक्ट, मतलब टेम्परेचर कम वाले डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। और कम टेम्परेचर कम वाला डायरेक्शन कौन सा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसलिए सॉल्युबिलिटी और बढ़ेगी। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो उल्टा भी होगा, वाइस वर्सा। अगर टेम्परेचर को हमने कम किया तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ये होता है इस स्टेटमेंट का मतलब। फिर से देखिए, इन जनरल इफ इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, द सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर। और उल्टा भी सही होगा, सॉल्युबिलिटी शुड डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर या फॉल इन टेम्परेचर। क्लियर है? ओके। अब अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, अगेन वही ले लेते हैं, आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन, और अब यहां पे हीट जनरेट हो रही है बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब क्या होगा यहां पे, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो अगेन यहां पे भी पहले इक्विलिब्रियम विल गेट डिस्टर्ब्ड। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन में आपका टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन में टेम्परेचर आपका कम हो रहा है। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, टू रीस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कम होना चाहिए, और टेम्परेचर कम किस डायरेक्शन में हो रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये ग्रेटर देन जीरो नहीं है, लेस देन जीरो होगा। ठीक है, बिकॉज इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस डेल एच का वैल्यू लेस देन जीरो होता है, यानी कि नेगेटिव होगा। ठीक है, द हीट इज रिलीज, लिबरेटेड, गिवन आउट। ठीक है, तो यहां पे उल्टा होगा, एक्सोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। क्लियर है दोनों प्रोसेस? तो एक्चुअली सॉलिड की सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड दोनों प्रोसेस हो सकते हैं, कुछ सॉलिड एंडोथर्मिकली भी डिसॉल्व हो सकते हैं और कुछ सॉलिड्स एक्सोथर्मिकली डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों पॉसिबिलिटी हमने पढ़ ली कि अगर उनका डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी,
और अगर उनका डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओ, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे NaCl या शुगर, इनको जब अपन डिसॉल्व करते हैं पानी में तो दोनों ही आपके एंडोथर्मिक टाइप के प्रोसेस है, मतलब इनमें इनको ऐड करने से पानी में पानी गर्म नहीं हो जाएगा। पानी गर्म होता तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता। आप NaCl डालो नॉर्मल पानी में या शुगर डालो नॉर्मल पानी में, दोनों ही केस में टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं पानी का, मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और यहां हम अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ये चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि गर्म पानी में ज्यादा शक्कर डिसॉल्व होगी और ठंडे पानी में कम डिसॉल्व होती है शक्कर। ठीक है, क्लियर है? और अगर मैं एक्सोथर्मिक का एक एग्जांपल बोलूं तो कैल्शियम ऑक्साइड में जब अपन पानी को मिक्स करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और वो गर्म हो जाता है, मतलब ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड, ये एंडोथर्मिक का एग्जांपल हो गया, ये एक एक्सोथर्मिक का एग्जांपल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का सॉलिड की सॉलिबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आता है। उसका कारण है कि सॉलिड्स आर इनकंप्रेसिबल। सॉलिड को प्रेशर अगर आप दोगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा, इसलिए प्रेशर हैज गॉट नो इफेक्ट ऑन solubility of solid in liquid. Pressure does not have any significant effect on solubility of solids in liquid. It is so because solids and liquids are highly incompressible and practically remain unaffected by changes in pressure. Clear है ये point? तो ये हमने पढ़ा solubility of solid in liquid, जहां पे हमने उसका इफेक्ट नेचर के हिसाब से भी देखा कि सॉल्यूट का नेचर कैसा होगा, सॉल्वेंट का नेचर कैसा होगा, और उसका इफेक्ट हमने टेम्परेचर और प्रेशर के साथ भी देखा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक सॉल्युबिलिटी में ही है, गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में। कैसे आपका गैस डिसॉल्व होता है लिक्विड में, इसका बेस्ट एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्विंग इन वाटर फॉर्मिंग सोडा। कोल्ड ड्रिंक में हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहती है ना, वो सोडा का फॉर्म रहता है, बेसिकली कार्बन डिसॉल्विंग इन वाटर। ठीक है, तो मेनी गैसेस डिसॉल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिसॉल्व्स ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर। बेसिकली ऑक्सीजन भी डिसॉल्व होता है और यही ऑक्सीजन डिसॉल्व फॉर्म में एक्वेटिक स्पीशीज लेते हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन। ठीक है, इट इज दिस डिसॉल्व ऑक्सीजन व्हिच सस्टेन्स ऑल एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहां पे तो प्रेशर का रोल होगा क्योंकि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, सॉलिड्स वेर हाईली इनकंप्रेसिबल, इसलिए उनके ऊपर, उनके सॉल्युबिलिटी के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं था। बट गैस की सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट रहेगा। ठीक है, प्रेशर का भी और टेम्परेचर का भी। ठीक है, solubility of gases in liquid is greatly affected by pressure and temperature. The solubility of gases increases with increase of pressure. ये तो बहुत सिंपल सा फंडा है। आप अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो मोर एंड मोर गैस विल डिसॉल्व इन द लिक्विड। तभी हम जो सोडा बॉटल्स होते हैं उसे हाई प्रेशर में फिल किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में फिल किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी में डिसॉल्व हो सके। ठीक है, इसलिए वो बॉटल्स थोड़ी सी टाइट भी रहती है, मतलब आप अगर एक बॉटल खरीदते हैं उसको जब आप प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो वो उतनी जल्दी प्रेस नहीं होती है, तो इसी टाइट होती है प्रेस करने के लिए। दैट इज बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज इनसाइड दैट बॉटल। जैसे ही आप बॉटल ओपन करते हो तो यू गेट द साउंड ऑफ फिस, है ना, दैट इज वो प्रेशर रिलीज हो रहा है, डिक्रीज हो गया है। ठीक है, ये एक डायग्राम के हेल्प से भी हम समझ सकते हैं कि कैसे प्रेशर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्या हो रहा है, हमने एक पिस्टन अरेंजमेंट रखा है, ऊपर हम वेट्स रख रहे हैं, जितना ज्यादा वेट डालोगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा। तो जैसे आपने वेट डाला तो पिस्टन नीचे की तरफ मूव हुआ, है ना, यहाँ पे कम, ये आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपका लिक्विड मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे अभी कम गैस के मॉलिक्यूल है जो आपके वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं। जब आपने प्रेशर बढ़ाया तो मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स गेट डिसॉल्व्ड इन द वाटर। इसका मतलब प्रेशर बढ़ाया हमने, प्रेशर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है,
क्लियर है ये वाला पार्ट? प्रेशर का इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। क्लियर है वंशिका? ओके, तो इसी के बेसिस में इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, इसी के बेसिस में एक लॉ था जिसका नाम है हेनरीज लॉ। हेनरी ने एक लॉ दिया था विच स्टेट्स दैट solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas। आप जितना ज्यादा प्रेशर दोगे उस गैस को, उतनी ज्यादा गैस उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगी। बड़ा सिंपल सा लॉ है, ठीक है। If we use the mole fraction of a gas in the solution as a measure of its solubility, मान लीजिए अगर आप solubility को ग्राम में ना रिप्रेजेंट करके उसको मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इतना फ्रैक्शन, इतना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व हो रही है, मतलब आप एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हो हमारे गैस को। सॉल्युबिलिटी का मतलब तो इन ग्राम होता है, आप अगर सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर रहे हो, if we use the mole fraction of a gas in the solution as a measure of its solubility, then it can be said that the mole fraction of gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution। मतलब अब हम solubility ना बोल के क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन। जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस का, उतनी ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विल बी डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट। क्लियर है ये भी स्टेटमेंट? सेकंड पॉइंट। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक और स्टेटमेंट दे सकते हैं हेनरी लॉ का, विच इज द मोस्ट कॉमन स्टेटमेंट, विच स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, दैट इज P, स्मॉल p, sorry, in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution। जितना ज्यादा उस गैस का पार्शियल प्रेशर इसलिए बोल रहे हैं, हो सकता है एक सॉल्वेंट में आप दो गैस मिक्स कर रहे होगे, गैस नंबर 1, गैस नंबर 2, तो इस गैस का प्रेशर अगर ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तो ये वाली गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, इसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा आपके सॉल्यूशन में, इसका मोल फ्रैक्शन कम होगा आपके सॉल्यूशन में, पर दोनों के प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर्स बोलेंगे। क्लियर है? पार्शियल प्रेशर्स। इसका प्रेशर को अपन P1 बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 या गैस 1, एंड P2 का मतलब हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2। ठीक है, इसलिए पार्शियल वर्ड यहां पे हम यूज कर रहे हैं। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, उस कांस्टेंट, मतलब आप जब प्रोपोर्शनलिटी से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट अपन मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज KH, व्हिच इज नोन एज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। क्लियर है ये स्टेटमेंट? देखो इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, है ना, P इज इक्वल्स टू KH इंटू X। क्लियर है यहां तक? है ना? तो ये लॉ होता है आपका हेनरी लॉ, विच डील्स विद द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, ग्राफिकली आप खुद ही बता रहे हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X है, तो P और X के बीच में पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशनशिप लीनियर है, इसलिए स्ट्रेट लाइन बनी है। क्लियर है ग्राफ? ओके, KH के ऊपर हम थोड़ा बात करते हैं। और हमारा लॉ क्या था आपका? P इज इक्वल्स टू KH इंटू X। तो यहां से आप X की वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे? P अपॉन KH कर सकते हैं। इसका, इस रिलेशनशिप का क्या मतलब हुआ? KH का वैल्यू जितना ज्यादा होगा ना, आपका मोल फ्रैक्शन उतना कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है X और KH? देखो, वही देखो यहां पे लिखा हुआ है, हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। समझ में आया ये लाइन? KH की वैल्यू जितनी हायर होगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्विंग इन द लिक्विड विल बी लेस। क्लियर है? ऑल्सो इस KH की वैल्यू ना गैस टू गैस वेरी करेगी, ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ध्यान से ये टेबल को देखना, यहां पे जो टेबल मैंने ली हुई है, हम हाइड्रोजन को कंपेयर करते हैं या नाइट्रोजन को कंपेयर करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। देखो, नाइट्रोजन एट 293 केल्विन, इसके KH की वैल्यू है 76.48।
आपने अगर टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाया तो आपका केएच का वैल्यू भी बढ़ गया। ऑब्जर्व कर पा रहे हो? दिस शोज दैट केएच का वैल्यू टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। ठीक है, सेम इज द केस विथ ऑक्सीजन ऑल्सो। आपने 293 केल्विन में देखा वैल्यू केएच कितनी है 34.86, और ऑक्सीजन का ही वैल्यू एट 303 केल्विन कितनी है 46.82। मतलब यहां भी आपका केएच का वैल्यू टेम्परेचर के साथ बढ़ गया है। क्लियर है ये दोनों पॉइंट? ओके, तो जब हम बात करेंगे केएच के यूनिट की, केएच का यूनिट क्या होगा? देखो, मोल फ्रैक्शन का तो कोई यूनिट नहीं होता, तो केएच का यूनिट प्रेशर के बराबर ही होगा। इसलिए देखो यहाँ पे किलो बार में लिया हुआ है। केएच का यूनिट क्या होगा? इट विल हैव द यूनिट ऑफ प्रेशर ओनली। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। तो हमको इतना समझ में आ गया, अगर टेम्परेचर बढ़ा, ध्यान देना, टेम्परेचर बढ़ा, केएच का वैल्यू बढ़ेगा, और केएच का वैल्यू बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। एग्री? तीनों चीज को रिलेट करो। टेम्परेचर बढ़ा है, केएच का वैल्यू बढ़ेगा, केएच का वैल्यू बढ़ा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्विंग इन द लिक्विड विल डिक्रीज, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। एम आई करेक्ट? है ना? तो इसलिए आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स है ना, वो ठंडी जगह में रहना पसंद करते हैं। देखिए, ठंडी जगह में रहेंगे यानी कि टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम यानी कि केएच कम, केएच कम यानी कि सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो दे विल गेट सफिशिएंट डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। और जहां टेम्परेचर बढ़ा, दे विल फाइंड डिफिकल्टी इन गेटिंग ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम हो जाएगी। एम आई क्लियर? तो आपके जो एक्वेटिक स्पीशीज होते हैं ना, दे फील कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रादर देन इन वार्म वाटर। यहां पे मैंने लिखा हुआ है, इसको रीड कर लेते हैं। KH values of both N2 and O2 increases with increase in temperature, indicating that solubility of gas increase with decrease of temperature. आप अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तब जाके सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, और टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ये तो एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, राइट? एक्सोथर्मिक में हम तो देख रहे थे ना कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, जो हमने पीछे देखा था। तो यहां पे जब हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये वाला फैक्टर हम फिर से याद करेंगे। ठीक है, तो इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट aquatic species are more comfortable in cold water rather than in warm water. ये क्वेश्चन आ सकता है गिव रीजन के लिए, कि गिव रीजन व्हाई aquatic species feel more comfortable in cold water rather than in warm water. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन हेनरी लॉ। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर? आपके पास 1 लीटर पानी है। 1 लीटर पानी मतलब 1000 ग्राम पानी ना। 1 लीटर पानी मतलब 1000 ग्राम पानी होता है, बिकॉज पानी का 1 ग्राम 1 ml के बराबर होता है। तो अगर मेरे पास 1000 ml पानी है, इसका मतलब मेरे पास 1000 ग्राम पानी है। ठीक है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर, उसमें मैं कितना N2 को डिसॉल्व कर सकता हूं? हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 कैन बी डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर? आपने टेम्परेचर रखा हुआ है 293 केल्विन, एज्यूमिंग दैट N2 exerts a partial pressure of, ये आपको P दे दिया है, पार्शियल प्रेशर 0.987 बार, ये आपका पार्शियल प्रेशर है। गिवन दैट हेनरी लॉ कांस्टेंट KH का वैल्यू भी दे दिया है, एट 298 केल्विन कितना होता है? 76.48 किलो बार। आपको बस मिली मोल्स में मतलब मोल निकालना है। हमारा लॉ क्या होता है? P इज इक्वल्स टू KH इंटू H। क्वेश्चन समझ में आ गया है वंशिका? आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है देखो, आपको प्रेशर गिवन है P, आपको KH गिवन है, आपको निकालना है X। पहले आप इस रिलेशन से इन दोनों की वैल्यू को पुट करके X निकाल लो, हो जाएगा ये वाला पार्ट, X निकालने वाला पार्ट। X निकाले तो ये बेसिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आ गया है, बट हमें आंसर मोल फ्रैक्शन में ना बता के मोल्स में बताना है।
तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यहां से जो भी आपकी वैल्यू आएगी ना उसको आप इक्वेट करना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको आंसर फाइनली ना मोल्स में निकालना है, आपको आंसर मोल फ्रैक्शन में नहीं बताना है, आपको बताना है कितना मोल नाइट्रोजन डिसॉल्व हो रहा है पानी में। तो उसके लिए आप क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन तो आपको रिलेशनशिप से निकल गया है, आप मोल फ्रैक्शन की हेल्प से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो नाइट्रोजन का। वाटर का नंबर ऑफ मोल तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, 1000 ग्राम पानी है तो नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा 1000 अपॉन 18, दैट विल बी 55.55 मोल। ठीक है, और आप इस n ऑफ N2 को इग्नोर कर सकते हो इसके सामने, क्योंकि ये आपका मिलीमोल में होगा और ये 55.55 मोल है, तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 55.55 ओनली। तो आपको बस n की वैल्यू निकालनी है, इसको आप x से मल्टीप्लाई कर देना। क्लियर है ये क्वेश्चन वंशिका? है ना? तो पहले अपन मोल फ्रैक्शन निकालेंगे और फिर मोल फ्रैक्शन से मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बेस्ड ऑन हेनरी लॉ है। एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन क्या क्या होगा, एक तो मैंने वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व वाला बताया कि सॉफ्ट ड्रिंक में हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करते हैं बाय गिविंग हाई प्रेशर, तो जितना ज्यादा प्रेशर दोगे उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व होगी, पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन है स्कूबा डाइवर्स के लिए होता है। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स क्या कौन होते हैं, जो आपके डीप सी में जाते हैं, है ना, दे गो इनटू डीप सी, और वो साथ में अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर भी लेके जाते हैं। ये पता है स्कूबा डाइवर्स के बारे में? है ना, इनको एक बीमारी होती है, दे हैव अ मेडिकल कंडीशन नोन एज बेंड्स विच इज अ वेरी पेनफुल कंडीशन। उनको बहुत ज्यादा पेन होता है, और वो क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। जब वो नीचे अंडर वाटर में जाते तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा पानी है, ठीक है, यानी कि प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो वो प्रेशर ज्यादा होने के कारण क्या होता है, जो गैसेस है ना जो उनको सिलेंडर से मिल रही है उसमें नाइट्रोजन भी होता है, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें कुछ परसेंटेज नाइट्रोजन होता है। तो वो नाइट्रोजन आपके ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, दैट नाइट्रोजन गेट डिसॉल्व इन द ब्लड। हमारे ब्लड में वो नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाता है जब हम नीचे जाते हैं, हाई प्रेशर। अब जब हम ऊपर आएंगे तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो जो डिसॉल्व नाइट्रोजन था ना वो अनडिसॉल्व फॉर्म में आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। आपको बबल मिलेंगे नाइट्रोजन के आपके ब्लड में, और ये बबल क्या करते हैं, आपकी कैपिलरीज, जो कैपिलरीज बहुत पतली सी आपकी वेसल होती है, उसमें ये बबल ब्लॉकेज क्रिएट कर देंगे एंड दैट विल कॉज सीवियर पेन, और उसी कंडीशन को हम बेंड्स बोलते हैं। इट इज वेरी पेनफुल एंड माइट बी डेंजरस टू लाइफ। तो जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं ना, जो फ्रीक्वेंटली स्कूबा डाइविंग करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम पाई जाती है। क्लियर है? सेकेंड एप्लीकेशन। एंड थर्ड एप्लीकेशन इज फॉर द वंस हु ट्रैवल इन एट हाई एल्टीट्यूड। जो हाई एल्टीट्यूड में ट्रैवल करते हैं ना, उनको एक प्रॉब्लम होती है जिसका नाम है एनॉक्सिया। इसमें क्या होता है, हम जब बहुत ज्यादा फीट ऊपर रहते हैं ना तो वहां पे प्रेशर कम होता है, प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन जो होगा ना हमारे ब्लड में उतना जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा, तो हमको लगेगा कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है। ठीक है, उसी कंडीशन को हम एनॉक्सिया कहते हैं। उस कंडीशन पे आप प्रॉपर तरीके से थिंक नहीं कर पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे क्या है ना, यू वोंट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एनीथिंग एट दैट हाई एल्टीट्यूड विदाउट ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो at high altitude the partial pressure of oxygen is less than that at the ground level. This leads to low concentration of oxygen in the blood and tissue of people living at high altitude or climbers. Low blood oxygen causes climber to become weak and unable to think clearly. Symptoms of a condition known as anoxia. They won't be able to think. ठीक है, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो कुछ सोच ही नहीं पाएंगे उस समय। ठीक है, तो बेसिकली ये कंडीशन अब तब देखी गई थी जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 में जब लोग मिसाइल्स छोड़ रहे थे जेट प्लेन से ऊपर बहुत हाइट तक जाके, तो जब वो एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर गए जहां पे प्रेशर बहुत ही कम हो गया तो उनको ये एनॉक्सिया टाइप की कंडीशन हुई, लैक ऑफ ऑक्सीजन था, तो दे वर अनेबल टू एम, वो मिसाइल को प्रॉपर एम नहीं कर पा रहे थे, टारगेट तक नहीं पहुंचा पा रहे थे।
क्योंकि वो उस समय उस हाइट पे कुछ सोच नहीं पा रहे थे, दे वर अनेबल टू थिंक। जब तक वो एक प्रॉपर हाइट में थे तब तक वो नीचे प्रॉपर निशाना लगा पा रहे थे, बट जैसे ही वो एक हाइट के ऊपर गए तो वो प्रॉपर निशाना नहीं लगा पा रहे थे, कारण था लैक ऑफ ऑक्सीजन, एनॉक्सिया। ठीक है। लास्ट कंडीशन आपकी टेम्परेचर के साथ है। तो टेम्परेचर के साथ हमने पीछे भी देखा कि गैस जब लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉलिबिलिटी कम होती है। क्लियर है? ये हमने पीछे देखा था अभी, है ना। केएच की वैल्यू से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे कि केएच की वैल्यू को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ा यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केएच का वैल्यू बढ़ेगा, केएच का वैल्यू बढ़ा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्विंग कम हो जाएगा, मतलब सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, टेम्परेचर बढ़ाए, सॉलिबिलिटी कम हो गई। तो ये होता है आपके एक्सोथर्मिक प्रोसेस में। तो आपका सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहां पे दो कंडीशन नहीं आएगी, जैसे हम जब सॉलिड की सॉलिबिलिटी पढ़ रहे थे तो हम दो कंडीशन देखे थे, एंडो में क्या होगा, एक्सो में क्या होगा, बट यहां ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां पे हमेशा आपका गैस का डिसोल्यूशन इन लिक्विड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहां टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉलिबिलिटी कम होगी, टेम्परेचर कम करोगे सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। तभी तो हम ये सारे कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा रखते हैं ना, ठंडा रखेंगे तो आपकी सॉलिबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ेगी। ठीक है, तो ये पूरा आपका यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेस्ड ऑन हेनरी लॉ। ठीक है, आप इसको ट्राई करना, ये आपके एनसीईआरटी का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन ही है। जैसे हमने एक क्वेश्चन आज बनाया है हेनरी लॉ का, उसी तरीके से ये दोनों क्वेश्चन भी बनेंगे। बस फर्क इतना है, वहां पे हमको मोल्स में निकालना था कि कितनी गैस डिसॉल्व हो रही है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे केएच पूछा है, हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या होगा पूछा है। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्वांटिटी ऑफ CO2 डिसॉल्व पूछ रहा है। ठीक है, मतलब तीनों में दो चीज दी रहेगी, तीसरी चीज निकालनी होगी। केएच, एक्स और पी, तीनों में दो चीज दी हुई होगी, आपको तीसरी चीज कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, बन जाएगा ये क्वेश्चन दोनों। ठीक है, इसको ट्राई करिएगा आप। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम अगले टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। आप ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।